फाइन। नाउ द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, पिछली क्लास में हमने काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ा, उसमें आपने ये बोला, एक लाइन में अगर आप बोलो तो वो आपने ये बोला कि ये ब्लॉक है, इस पे कुछ अप्लाइड फोर्स भी थी इधर, लेकिन अप्लाइड फोर्स मान लो इधर थी, इधर, लेकिन दिस ब्लॉक वाज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. So kinetic friction, you always have to look towards motion of the block. You are not interested in the applied forces. तो moral of the story ये है, दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है फ्रिक्शन में, एक फ्रिक्शन की डायरेक्शन, दूसरा उसका मैग्नीट्यूड. काइनेटिक फ्रिक्शन में मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होता है. दिस इज द नाइस पार्ट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. मैग्नीट्यूड इज म्यू के एन ऑलवेज. सो दैट इज फिक्स्ड. अब ये इसकी डायरेक्शन आप क्या बोलते हो? इसकी डायरेक्शन रिलेटिव वेलोसिटी मतलब रिलेटिव स्लिपिंग के ऑपोजिट होती है. तो अगर आप यहां खड़े हो गए, ये ब्लॉक उधर जा रहा था, फ्रिक्शन ब्लॉक पे इधर लग रही थी और ग्राउंड पे उधर. ठीक है. तो जब आप ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, आप बोलोगे देखो ऐसा है, ये वेलोसिटी है, ये फ्री बॉडी डायग्राम में नहीं आएगी, फोर्सेज आती है फ्री बॉडी डायग्राम में. ये अप्लाइड फोर्स है, ये mg है, ये n है. फ्रिक्शन किधर लगेगी? इधर, ऑपोजिट द वेलोसिटी, और फ्रिक्शन की वैल्यू होगी म्यू के एन. दैट इज ऑल आई वांट यू टू नो इन काइनेटिक फ्रिक्शन. ठीक है. तो फ्रिक्शन दो टाइप की होती है ब्रॉडली, एक काइनेटिक एक स्टैटिक. स्टैटिक में और भी बहुत कुछ है. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट स्टैटिक अ लिटिल बिट. लास्ट क्वेश्चन आपने क्या किया? ठीक है, छोड़ो, स्टैटिक फ्रिक्शन पे आओ. लास्ट क्वेश्चन में आपका आंसर 10 आया होगा, लास्ट 10 मीटर पर सेकंड से. ठीक है ना? ठीक है. स्टैटिक फ्रिक्शन पे आओ. अब देखो, पहले तो ये होता क्या है? व्हेन डज दिस एक्ट, व्हेन डज काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट? द प्रॉब्लम ऑफ फ्रिक्शन विल स्टार्ट. पहले आपको ये डिटरमिन करना पड़ेगा कि इज देयर एनी स्लिपिंग और देयर इज नो स्लिपिंग. ठीक है. इफ देयर इज एनी स्लिपिंग देन यू विल नॉट अप्लाई स्टैटिक फ्रिक्शन एट ऑल. तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगी, उसका आपको सब पता है. ठीक है. अगर स्लिपिंग नहीं हो रही, थिंग्स आर नॉट मूविंग, वेरेवर देयर इज नो स्लिपिंग, स्टैटिक फ्रिक्शन विल एक्ट. ठीक है. ये लिख दो पहले. इट एग्जिस्ट बिटवीन टू सरफेसेस. It exists between two surfaces when there is no रहना दो, impending लिख दो, impending motion but no relative motion. That is, there is a tendency of relative slipping. There is a tendency of relative slipping, but there is no actual slipping. अगर आपका ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, स्टैटिक फ्रिक्शन, तो आपका पूरा फ्रिक्शन आता है. काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्टूपिड, स्टैटिक फ्रिक्शन इज द मेन थिंग इन फ्रिक्शन. जिसमें टफ क्वेश्चन बनते हैं, ट्रिकी. ये ट्रिकी इसलिए होता है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं होता है. इसका अब काइनेटिक फ्रिक्शन में तो सिर्फ दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है कि इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, फ्रिक्शन उधर लगेगी, इधर लगेगी. दैट इज ऑल. आपने पहले देखा स्लिपिंग हो रही है, फिर आपने देखा रिलेटिव स्लिपिंग की डायरेक्शन क्या है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन आपने फ्रिक्शन लगा दी, मैग्नीट्यूड आपको पता था, म्यू के एन. ठीक है. ये ट्रिकी इसलिए क्योंकि इसमें डायरेक्शन एक बार पहले आपको देखनी पड़ेगी कि क्या लग रही है, उसके बाद मैग्नीट्यूड भी आपको ढूंढना पड़ेगा. फिक्स नहीं है मैग्नीट्यूड. यहीं पे गलती स्कूल में होगी. स्कूल वालों को मत बताना स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में कुछ ज्यादा मत बताना. मतलब स्कूल में पूछने को बता देना, मतलब पेपर में व्हाट इज स्टैटिक, आप बोलने नहीं बताऊंगा, ऐसे नहीं. आप उनसे मतलब ज्ञान बांटने की कोशिश मत करना. यू शुड नेवर एक्ट नॉलेजेबल इन योर इन फ्रंट ऑफ स्कूल टीचर. फाइन. देखो, ये मान लो ये ब्लॉक है और ये ऐसे पड़ा हुआ था, ऐसे अभी सिर्फ पड़ा हुआ था. mg नीचे लग रहा था,
एन ऊपर लग रहा था, इतना सब था, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं आपने इधर लगा दी फोर्स एफ, यू अप्लाइड फोर्स एफ, दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई, इतना ठीक है। ये सब तो पुरानी बात है। अब what makes this tricky is all this what I'm going to say now. एक तो आपको बोला है कि यहां पे फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू एस सपोज, ठीक है। अब आपको पूछा है कि कितनी फ्रिक्शन है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एफ। एफ स्टैटिक। अब ये ट्रिकी पार्ट है, इसमें आप एक बात पहले आपने इस क्वेश्चन को देखा, आपने बोला कि ये ब्लॉक इज एट रेस्ट, आपको बोला मतलब ये ब्लॉक था, इसको आप पुश करना चाहते थे, आपने एफ फोर्स लगाई लेकिन ये मूव नहीं हुआ। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा होता है रियल लाइफ सिनेरियो। देयर वाज अ वेरी बिग ब्लॉक, ह्यूज हेवी ब्लॉक, यू अप्लाइड सम फोर्स बट इट डिड नॉट मूव, ठीक है। एज इट डिड नॉट मूव, इट डज नॉट स्लिप ऑन द फ्लोर, ठीक है, skid, it does not skid on the floor, so there is no kinetic friction. This should be your thought process, whatever I am saying here. आपने बोला कि देखो ऐसा है कि यहां पे कुछ फ्रिक्शन है, होगी फ्रिक्शन, आपने कुछ फोर्स लगाई, ये मूव नहीं किया, नहीं मूव किया तो यहां पे स्लिपिंग तो नहीं हुई, there is no slipping here. If there is no relative slipping between the block and the floor, kinetic friction will not act. Kinetic friction acts only when there is relative slipping and stops when the slipping stops, ठीक है। अब पहली बात ये डिटरमिन करना कि कौन सी फ्रिक्शन लगेगी। फर्स्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक एंड काइनेटिक। द डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एंड स्टैटिक इज दैट काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट्स ऑपोजिट टू रिलेटिव स्लिपिंग एंड इफ देयर इज रिलेटिव स्लिपिंग देयर इज काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में आपने बोला इट एग्जिस्ट बिटवीन टू सरफेसेस व्हेन देयर इज इंपेंडिंग मोशन। व्हाट इज इंपेंडिंग मोशन? इंपेंडिंग मोशन मतलब जो होने वाली है मोशन, अभी हुई नहीं है, होने वाली है। Are you getting what I'm saying? ठीक है। अगर तो मोशन है, एक्चुअल में है, तब तो काइनेटिक लगेगी। अगर मोशन अभी स्टार्ट नहीं हुई है पर हो सकती है हो, तो वो इंपेंडिंग मोशन है, ठीक है। ठीक है, आपने बोला इट एग्जिस्ट बिटवीन टू सरफेसेस व्हेन देयर इज इंपेंडिंग मोशन बट नो रिलेटिव मोशन, मतलब स्लिपिंग नहीं है, होना चाहती है मोशन लेकिन फ्रिक्शन उसको होने नहीं दे रही है, तो तब फ्रिक्शन स्टैटिक लगेगी। कैसे? अब देखो ऐसे, ये क्वेश्चन मैंने पहले देखा, मैंने देखा अच्छा ब्लॉक इज एट रेस्ट, फिर मैंने सोचा अच्छा ब्लॉक रेस्ट पे तो स्लिपिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगी। फर्स्ट स्टेप इज टू डिटरमिन व्हिच काइंड ऑफ फ्रिक्शन इज एक्टिंग। देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन, वन इज स्टैटिक, वन इज काइनेटिक। तो काइनेटिक नहीं लगेगी तो स्टैटिक लगेगी, ठीक है। फिर मैंने देखा कि देखो ऐसा है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, मैंने बोला एमजी इधर है, नॉर्मल इधर है, अप्लाइड फोर्स इधर है, ये तीन फोर्सेस हैं, लेकिन दिस ब्लॉक इज स्टिल नॉट मूविंग इन एक्स। आई एम अप्लाइंग सम फोर्स but the block is still not moving in x. That means friction should act backwards, ठीक है, because somebody has to balance F and that somebody has to be friction, ठीक है। ठीक है, अब आपने बोला कि acceleration in x is 0, so sigma fx should be 0, that means f is equal to minus f. All this is fine, ठीक है। अब दो पॉइंट यहां से क्लियर हो गए आपको। एक, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट्स ऑपोजिट टू व्हाट? नहीं, इंपेंडिंग मोशन, जिधर मोशन होना चाहती है उससे ऑपोजिट।
एक बात ये, ठीक है। दूसरी बात देखो, इंटरेस्टिंग पार्ट, द मोस्ट ट्रिकी पार्ट ऑफ द चैप्टर इज नॉट दिस। ये तो आपने बोल दिया थोड़ा इधर का ये इधर लगे, तो वैसे भी आप ऑब्वियस, अब जो ऑब्वियस नहीं है वो ये है, जहां पे जो स्कूल वाले भी गलती करेंगे वो ये है कि आपने मान लो मान न्यूटन फोर्स लगाई है, द फोर्स व्हिच यू आर applied is working, a friction will try to stop this, what will be the value of friction? मान न्यूटन ज्यादा नहीं हो सकती है, अगर फ्रिक्शन 2 है तो नेट फोर्स उधर होगा, तो फिर उधर ही चला गया, ठीक है। आपने 2 लगाई, फिर 2 लगी, क्योंकि फिर भी मूव नहीं होगा। मान लो 10 न्यूटन फोर्स से पहले ये मूव नहीं होता, मान लो एक ब्लॉक पड़ा है, जब तक आप 10 या उससे ज्यादा फोर्स नहीं लगाओगे मूव नहीं होगा, तो अभी आपने मान लगाई तो मूव नहीं हुआ, तो फ्रिक्शन कितनी है 1, फिर आपने 2 लगाई, फिर मूव नहीं हुआ, फिर फ्रिक्शन हो गई 2, ठीक है। तो वैल्यू आपको नहीं पता है, अब आपने 3 लगाई तो ये 3 होगी, 4 लगाई तो 4 होगी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ वेरिएबल फोर्स, it acts opposite to impending motion and its maximum value is mu s, maximum value, ये सब लिखा दूंगा मैं, अभी लिखने की जरूरत है, अभी समझ, ठीक है। मतलब आपने एक न्यूटन मोटर लगाई 1 हो गया, 2 लगाई 2 हो गया, 3 लगाई 3 हो गया, 4 5 6 तब तक ये बढ़ता जाएगा। It will try its best to not let the block move because it stops, prevents impending motion। जो होने वाली है इसको दिख रहा है, इधर जाएगा क्योंकि आप उधर है, तो ये पहले इधर आ गया, ठीक है। impending motion याद रखना है, बैड फोर्स नहीं, ठीक। उसके बाद ये 10 हो गया, तो ये भी 10 हो गया, ठीक है। अब ये 11 हो गया, अब ये 10 रहेगा, ये 11 नहीं हो सकता, इसकी मैक्सिमम 10 मान। Now this will start. So till the time you don't apply a force which is greater than 10, this block will not happen. This is fine. This agrees with your imagination. But what does not agree is the value of friction. Friction is a self-adjusting force. ऐसा भी लिखा होता है अच्छी टेक्स्ट में, self-adjusting force. सिचुएशन देख लेता है कि क्या हो रहा है, उसके हिसाब से अपना मैग्नीट्यूड चेंज होगा। It is a self-adjusting force. If you apply 1, friction is 1. If you apply 2, friction is 2. It will adjust itself so that it tries its best to stop impending, ठीक है। kinetic friction जैसा नहीं है, kinetic friction is not self-adjusting force, it is fixed, न्यूक्लियर है, अगर लगेगी तो न्यूक्लियर लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी, ठीक है। ये 0 से लेकर म्यू एस एन तक कुछ भी हो सकता है, ये ट्रिकी पार्ट है। अब 0 से लेकर म्यू एस एन तक कुछ भी हो सकता है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कितना। जब आप ढूंढ लोगे उसके बाद इट इज जस्ट अनदर न्यूटन लॉस फॉर्म, उसके बाद कुछ नहीं, फिर तो आप सीधा एपिड्यूना का एक्सप्रेशन लिखोगे जैसे आप करते आ रहे हैं, सिंस टाइम इन मेमोरी वो याद करोगे। तो अब आपके पास 2 चीजें होंगी, 2-3 चीजें फ्रिक्शन प्रॉब्लम में जिसमें आप फंस सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये डिटरमिन करना पड़ेगा कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही है या काइनेटिक, ठीक है। अगर काइनेटिक लग रही है तो आपको पता है वेलोसिटी की ऑपोजिट होती है, इम्पेंडिंग मोशन से कुछ लेना देना नहीं, वेलोसिटी का ऑपोजिट है मैग्नीट्यूड, आपको पता है, वो दोनों आपने लगा दिए और बात कर रहे हैं। उसके बाद न्यूटन लॉस वाली सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई से आपने सॉल्व किया। अगर काइनेटिक नहीं लग रही, स्टैटिक लग रही है, तो अब आपके पास 2 प्रॉब्लम है। एक तो उसकी डायरेक्शन फाइंड करो, मतलब देखो इम्पेंडिंग मोशन किधर है, उसके ऑपोजिट आप फ्रिक्शन लगाओ, फिर उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करो, क्योंकि मैग्नीट्यूड 0 से लेकर म्यू एस एन तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इस पे करेंगे आज लो लेवल के, बाकी ऐसे लो लेवल ही है, आप 15 के आसपास क्वेश्चन कर सकते हो। 30 क्वेश्चन है टोटल फ्रिक्शन में, 15 यू कैन अटेम्प्ट आफ्टर टुडेस लेक्चर, ठीक है। आई हैव एक्चुअली प्लान 2 क्विज़ेस ऑफ मैंने पहले सोचा था कि 2 क्विज होंगे आपके न्यूटन लॉस के आधे घंटे के, फिर मैंने वो दोनों कंबाइन करके एक ही कर दिया, आप जो आज होगा। तो आज आप ये दे दो, बी डन विद न्यूटन लॉस। न्यूटन लॉस में मैं ज्यादा नहीं पूछूंगा, उसके बाद फ्रिक्शन भी जब ऐड हो जाएगा तो न्यूटन लॉस और फ्रिक्शन कंबाइंड पे 2-3 टेस्ट होंगे, क्योंकि फ्रिक्शन और न्यूटन लॉस कंबाइंड कैन बी आस्क्ड इन वेरियस प्रॉब्लम्स। फ्रिक्शन ही मेन बात है, मतलब आई लाइक दिस टॉपिक। न्यूटन लॉस इज टू सिंपल, हर बात में 3 बॉडी डायग्राम बनाओ, एक्सरसाइज माइंड करो, फिर 3 बॉडी डायग्राम, फिर एक्सरसाइज माइंड करो, बस। और लेवल 2 अगर आप लोगों को चाहिए तो ले लेना, बट लेवल 2 इज टू हाई, बाकी आप डरना मत उससे, मतलब इट इज वेरी हाई, ठीक है।
तो ये दो बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक कि इट एक्ट्स ऑपोजिट टू इम्पेंडिंग मोशन, दिस इज इम्पेंडिंग मोशन नॉट एक्चुअल मोशन। दूसरा इसका मैग्नीट्यूड कैन वेरी फ्रॉम 0 टू म्यूजिन। ये सब मैं लिखवा देता हूं, पहले आप, हाँ फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय फॉर्मूला? CH3COOH एम्पिरिकल फॉर्मूला। फिर कुछ नहीं। सेल्फ एडजस्टिंग का क्या मतलब होता है? अगर आपको फ्रिक्शन की वैल्यू पूछी है तो वो आपको क्वेश्चन से पता लगेगी, देयर इज नो स्पेसिफिक फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग दैट। ये तो ऑब्वियस भी होना चाहिए इस क्वेश्चन को देख के। इसी क्वेश्चन में अगर F1 होता तो फ्रिक्शन 1 आती, 2 होता तो 2 आती। फॉर्मूला नहीं है, मैक्सिमम फ्रिक्शन का फॉर्मूला है, मैक्सिमम वैल्यू का, वो मैं लिखवा दूंगा। मतलब उससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं हो सकती है, उससे कम कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, अप टू म्यूजिन। विल लुक एट इट लेटर। अभी आप सिर्फ ये देख लो, एक पॉइंट इसके नीचे बस लिख दो, एज द ब्लॉक इज एट रेस्ट एट ऑल टाइम्स। ये आपको ड्रॉ करना है, ड्रॉ भी कर लो, ये सब कॉपी कर लो, उसके बाद में नीचे कुछ लिखवा दो। ये सबसे ट्रिकी टॉपिक है फ्रिक्शन में। अगर आपको ये आ जाता है तो आप क्वेश्चन कर लोगे, उसके बाद दूसरा। वैसे फ्रिक्शन का क्वेश्चन करते हो कि आपको 99% न्यूटन लॉ ये करके ठीक है, ठीक है, नीचे लिख दो, एज द ब्लॉक इज ऑलवेज एट रेस्ट, as the block is always at rest, there is no kinetic friction. As the block is always at rest, there is no kinetic friction. पहले तो आपने देखा kinetic नहीं लगी, तो अब static लगी। static लगी तो आपने बोला as applied force is towards positive x, as applied force is towards positive x, as applied force is towards positive x, the impending motion is towards positive x, the impending motion is towards positive x, so friction acts towards negative x. फ्रिक्शन के आगे ब्रैकेट में स्टैटिक है, so static friction acts towards negative x. So static friction is always opposite to the impending motion. एक पॉइंट नीचे और लिखो, ये मेन बात, क्रक्स पूरे स्टैटिक फ्रिक्शन का लिख दो। स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ वेरिएबल फोर्स। ये मैं यहां पे कहना चाहता हूं कि ये देखो, फ्रिक्शन स्टैटिक Fs is a variable force. The magnitude of the force is equal to what? माइनस एफ नहीं, इस प्रॉब्लम में माइनस एफ था, हमेशा माइनस एफ नहीं होगा। इज इक्वल टू द फोर्स रिक्वायर्ड, इज इक्वल टू द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी एट रेस्ट।
इट इज समटाइम्स, मतलब पहले इसी पे बात करो। फ्रिक्शन स्टैटिक वेरिएबल फोर्स है, पहली बात तो वेरिएबल है, वेरिएबल कांस्टेंट, कोई इसका एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड आपको नहीं बता सकता। स्कूल वाले नहीं बोलेंगे, स्कूल वाले बोलेंगे फ्रिक्शन स्टैटिक इज म्यू एस एन। अब अगर आप म्यू एस एन लगा दोगे तो ऊपर वाले क्वेश्चन में बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आपने 1 न्यूटन से पुश किया, 10 न्यूटन और आ गए, फिर तो आप ही के ऊपर आ गया ब्लॉक, नेट फोर्स टुवर्ड -x, मतलब आप पुश ना करते तो वहीं पड़ा था, और आपने पुश किया तो आपके ऊपर ही आ गया। बोला क्यों पुश किया, और आगे आपने बोला मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी एट रेस्ट। जितनी भी वैल्यू चाहिए होगी टू कीप द बॉडी एट रेस्ट, उतनी वैल्यू हो जाएगी फ्रिक्शन की, ठीक है। तो वो आपको क्वेश्चन से ही फाइंड करनी पड़ेगी, बिना क्वेश्चन देखे आप नहीं बोल सकते, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद आपने बोला इट इज समटाइम्स कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो वैल्यू इसकी होती है 0 से लेकर स्टैटिक फ्रिक्शन की अप टू Fs मैक्स, where Fs max is mu s n। तो 0 से लेकर mu s n तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है, और mu s n इस Fs max को, विच इज mu x n, इसको एक अलग से टर्म भी दिया है, इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग, यू नो व्हाट इज लिमिटिंग? लिमिट्स पढ़े आप मैथ्स में? लिमिट्स नहीं पढ़े? चलो ठीक। लिमिटिंग इज मैक्सिमम वैल्यू, मान लो अभी मैथ्स में ये मतलब नहीं होता इसका, पर अभी ये मान लो कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं बस, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से लेकर म्यू एस एन तक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, और म्यू एस एन को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है, ठीक। दिस इज द फर्स्ट बैच विच इज वेरी हैप्पी स्टडीइंग स्टैटिक फ्रिक्शन। पिछले साल तो लोग घबरा जाते थे स्टैटिक में, मैग्नीट्यूड ही नहीं पता है, अब क्या करें। आप भी घबराओगे अभी क्वेश्चन देख के, ठीक है। एक पॉइंट और लिख दो, म्यू एस एन को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज ऑल। एंड स्टैटिक फ्रिक्शन की एक्चुअल वैल्यू कैन बी 0 टू म्यू एस एन। आपको क्वेश्चन देख के डिटरमिन करना पड़ेगा कि क्या वैल्यू है, ठीक है। एक पॉइंट और, म्यू के जो है, म्यू के ये क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू एस क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके आगे एक पॉइंट ये लिख दो कि म्यू के एंड म्यू एस, म्यू के एंड म्यू एस, म्यू के एंड म्यू एस डू नॉट डिपेंड अपॉन शेप, एरिया इन कॉन्टैक्ट। शेप या एरिया इन कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करते, दे डिपेंड ओनली ऑन नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। मतलब अगर रबर और रबर कांटेक्ट में, रबर एंड ग्राउंड, मैंने आपको पहले भी बताया, टायर, रबर एंड द ग्राउंड ऑफ द रोड have a very high coefficient value which is 1. 1 is a quite high coefficient value. So it does not depend what is the area of the tire. Small thin tires also have the same coefficient of friction. Coefficient of friction is same. Thick tires also have the same coefficient of friction. So it does not depend on the area of contact. It only depends on the material which are in contact. And glass have what?
वैल्यूज आपके कोर्स में नहीं है। वैसे glass and glass can have any coefficient of friction value 1 to 5, depends on the nature of the glass. Glass is also not of one type. बहुत कुछ होता है अलग अलग। आपने तो कुछ अभी देखा नहीं होगा खास। स्टील आपको लगता होगा स्टील इज स्टेनलेस स्टील। देयर आर टू मेनी टाइप्स ऑफ स्टील। वन इज कॉल्ड HSS एंड अदर इज SS। दिस इज स्टेनलेस स्टील जो आपको पता है। दिस इज कॉल्ड, व्हाट इज दिस कॉल्ड? हाई स्टेनलेस। It is called high speed steel. High speed steel, HSS. ठीक है? All the things which are required to do something, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई मटेरियल की प्रॉपर्टी से ज्यादा आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने जैसे ऐसे बोला, कुछ लोग ऐसे पूछते हैं कि इफ डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल, देन व्हाट इज द मटेरियल विच इज रिक्वायर्ड टू कट डायमंड्स? Diamonds cut diamonds. What diamonds cut those diamonds? Diamonds. Doesn't work that way. Water jet is also used to cut diamonds. Water jet. Simply, if you produce a jet which is very thin, and water is coming from with a very high speed, and it strikes at a surface, there is a cut there. So you can also cut diamonds using water. It depends how you use it. ऐसे यहाँ पे भी हाई स्पीड स्टील इज यूज्ड टू कट स्टेनलेस स्टील, यूज्ड इन लेथ मशीन्स। लेथ, ये सब तो देखा होगा, कुछ लोगों ने तो देखा होगा, नहीं देखा? लेथ मशीन इज समथिंग विच इज, आप देख लोगे फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप जाते हो कहीं, अगर आप थोड़े अमीर कॉलेज में जाते हो। अगर आप गरीब कॉलेज में जाओगे वहां कुछ नहीं होगा। गरीब कॉलेज मतलब कि ऐसे चले गए। आप गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस में जाते हो तो ठीक है। Labs are too expensive. In IITs, one of the labs, जिसमें I spent 3 years, was electrical engineering lab. I hated that lab. It's horrible. Electronics भी थी. Electronics is cheap. Electronics lab कोई भी बना सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Electrical lab में ट्रांसफार्मर्स होते हैं, मोटर्स, AC जनरेटर्स, डायनामोज, and you are usually working with 440 to 500 volts of electricity. तो it is risky also. तो वो लैब को सेटअप करने में अराउंड 4 to 5 crores is required just to set up that lab, and that lab is not bigger than this institute area. और अगर आप मैकेनिकल लैब में जाओगे तो बजट ऑफ मैकेनिकल लैब, जिसमें लेथ मशीन ये सब पड़े होते हैं, तो बजट ऑफ मैकेनिकल लैब वुड बी अराउंड 30-35 crores. It is too expensive. चित्कारा में मैकेनिकल है? मुझे लगता है चित्कारा में जितने लोग एंटर होते हैं सारे कंप्यूटर इंजीनियर बन जाते हैं। There are two reasons why every college is after computer engineering. One, placement is easy. India is becoming storehouse of cheap labor of computers. ये सही बात है, खुश होने की बात नहीं है, ये गलत बात है। आईटी सेक्टर में सारे लोग इंडिया से काम करवाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे if you give 40,000 to somebody, he is very happy. But if you convert that in dollars, it is nothing. So the labor is cheap. One, there is too much of labor. Another reason. Or there is very less cost required to set up computer labs. कुछ नहीं करना, कंप्यूटर खरीदो यहाँ रखो, बस ऐसे कंप्यूटर रखते जाओ कंप्यूटर लैब बन जाएगी। कुछ नहीं करना है, there is no expensive machines, and anybody can be perfect in computers. He has a laptop, he is sitting somewhere and he is working, he is fine. But you cannot carry a transformer everywhere. So it is tough to set up electrical engineering and mechanical engineering labs. Even otherwise, थोड़े टाइम में इंडिया will be मतलब I think again a slave country with IT engineers all around. Everybody is IT engineer. Everybody. It doesn't depend also actually. अगर आप IITs में थोड़ा बहुत फिर भी ठीक है। IITs में लोग बहुत आते हैं, IITs में बैंक से भी आते हैं प्लेसमेंट के लिए। बैंक, ड्यूज बैंक, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। People have nothing to do whether you are engineer or not. Anybody who wants an intelligent person is running in IIT. Please give me one guy. You have to book a slot in IIT for placements. आप ऐसे नहीं आ सकते, आ गए ऐसे वैसे, हमको 2 लोग चाहिए, ऐसे नहीं होता। फर्स्ट IIT अनाउंसेस कि आपका प्लेसमेंट सेशन है, मतलब हमारा प्लेसमेंट सेशन है, फिर कंपनीज अप्लाई करती हैं कि हमको आने दो, फिर 3 कंपनीज को बैन किया हुआ है। उसके ज्यादातर कंपनियां तो शर्म के मारे अप्लाई नहीं करती,
जिनको पता है कि हमने 50,000 से ज्यादा देने ही नहीं है, हमारे पास है ही नहीं, तो वो अप्लाई नहीं करती हैं प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि वो बेइज्जती हो जाती है फोन पे। बोलते अच्छा हमें आना है, तो प्लेसमेंट सेल पूछता है अच्छा कितने कितने स्टूडेंट चाहिए, सब कुछ देना पड़ता है आपको, ऐसे नहीं आ सकते हो आप। उन्होंने बोला ठीक है 2 चाहिए, अच्छा 2 ही चाहिए बस, चलो कोई बात नहीं। और आप सैलरी कितनी दोगे? बोलेंगे कि 8 lakhs। बोलेंगे नो वी डोंट हैव स्लॉट, यू विल गेट अ स्लॉट ऑन 21st डे ऑफ प्लेसमेंट। 21st डे का मतलब होता है कि जो बचे होंगे तब ले लेना। मतलब प्लेसमेंट स्टार्ट हुई, पहले फर्स्ट डे पे लोग आ जाते हैं, कुछ लोग लेके चले जाते हैं, फिर सेकंड डे पे और कंपनी आती हैं, बचे हुए में से कुछ लोग लेके चले जाते हैं, थर्ड डे पे और आती हैं, ऐसे। तो ऐसे धीरे धीरे 21वें दिन पे आएगा। कुछ कंपनीज बैंड है, पहले अलाउड थी, प्लेसमेंट लेकर गई, फिर उन्होंने रखा नहीं उन लोगों को, तो बैन हो गई। Infosys, Wipro, all these are banned. TCS is banned. People will go home without a job in times of recession, but they will not go to TCS or Wipro or whatever. ये सब बैंड है। तो बहुत मतलब ऑर्गेनाइज्ड तरीका होता है प्लेसमेंट का, ऐसे नहीं होता है आप मेरे को आना है मतलब मैं आ गए लोग। और there is a fee also associated around 20 to 30,000 to enter IT premises and select students for companies. तो ये सब में कंपनीज जो आती हैं जो अच्छे अच्छे पैकेजेस देती हैं, तो अगर आप इफ मनी इज योर मोटिव, मनी, मोस्ट ऑफ पीपल एंटर नॉन मेडिकल फॉर मनी। तो रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, RBS, DB, गूगल, फेसबुक, एंड यू कैन से टू सम एक्सटेंट McKinsey छोड़ो, बेरिंग। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दीज टू आर फॉर कंप्यूटर साइंस and these are for everybody, and all these companies have nothing to do with engineering, nothing. This is a bank, this is a bank, this is consultancy. The average package offered for a single guy in these companies is around 4 lakhs per month. अब कुछ लोग होते हैं मुझे बोलते हैं, स्टार्टिंग बोलते हैं मैकेनिकल में बहुत इंटरेस्ट है, बहुत आई लाइक मैकेनिकल, एवरीथिंग इज मूविंग, एवरीथिंग इज फाइन, वेरी नाइस। अब मैकेनिकल ले लिया, 4 साल मैकेनिकल इंजीनियर बने, उसके बाद कंपनीज आई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाली कंपनीज आई, L&T, लार्सन एंड टर्बो, हैव यू हर्ड ऑफ इट? L&T is a nice company, gives around 35,000 starting pay. Starting packages in mechanical and civil is horrible, 35,000, 40,000, 50,000. Top most packages are very high, 10 lakhs, 12 lakhs. तो स्टार्ट, और एक तरफ मतलब मैकेनिकल की कंपनी आ गई L&T, उसने बोला कि ले लो 40,000, और एक तरफ ये 4 lakhs per month, तो इंटरेस्ट वगैरह गोज टू वन साइड and you say that 4 lakhs is a very nice amount. मतलब I like mechanical, but 4 lakhs I like more. So everybody is after these companies. तो मॉरल ये है कि जिसको भी इंटेलिजेंट बनना चाहिए होता है वो आईटी में जाके प्लेसमेंट ले लेता है। वो बैंक भी हो सकता है, कंसल्टेंसी भी हो सकती है, कंपनीज भी हो सकती हैं, स्टार्टअप करते हैं आजकल लोग। आईटी इवन गिव्स यू मनी टू स्टार्टअप। अगर आपको खुद की कंपनी खोलनी है तो यू गो टू आईआईटी एडमिनिस्ट्रेशन, यू से आई नीड प्लेस, आई नीड इलेक्ट्रिसिटी, आई नीड पीपल, आई नीड ऑल दिस, सो दे विल गिव यू मनी आल्सो, प्लेस आल्सो, इलेक्ट्रिसिटी आल्सो, एवरीथिंग इनसाइड द आईटी कैंपस। कोई भी नहीं स्टूडेंट्स, मतलब कि लोग जा रहे थे, बोलो इधर आओ कंपनी खोलो। स्टूडेंट्स एंड एलुमनाई नेटवर्क मीनिंग अगर आप पास आउट हो भी गए हो, आपको 2-3 साल आपने जॉब किया, उसके बाद आपको लगा नहीं मुझे कंपनी खोलनी है, फिर आप वापस जाओ अपने कॉलेज में, आप बोलो मुझे कंपनी खोलने पैसे दो, तो वो पैसे दे देंगे, आप कंपनी खोल लेंगे। इट इज दैट सिंपल। देयर इज अ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन देयर, मतलब आईआईटी तो है, उसके अलावा अंदर बहुत कुछ है, बहुत कुछ। उसमें से एक है FIT, एक है केयर, ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो अंदर है आईआईटी के। और ये FIT है फेडरेशन ऑफ इंक्यूबेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आप कंपनी अपनी खोलोगे इसके अंडर। फ्री में नहीं देते हैं कंपनी, nobody, there are no free lunches in the universe, so they will give you money, they will give you everything and they will say कि 20% stake is ours now। मतलब आप जितने whatever amount you grow and they know you will grow because they taught you and they know your caliber, तो फिर उसके बाद जितना भी प्रॉफिट आपका होगा उसका कुछ शेयर उनको देना पड़ेगा। केयर इज सेंटर फॉर अप्लाइड रिसर्च इन इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे बहुत अजीब चीजें आती हैं, यमुना साफ करो
when I last went in care, there was another project in Apple was there. Apple was horrified. मतलब वहाँ पे जो लोग आते हैं वो एकदम ऐसे टेंशन में होते हैं, कुछ मिल नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा क्या करें. तो वो कहते हैं कि जब भी टीवी चल रहा होता है, हमारे फोन पे फोन आता है, तो पहले टीवी में से आवाज आने लग जाती है. Have you heard this? मैंने बताया होगा आपको. तो एप्पल केम एंड सेड कि हमको आईफोन 6 में ये नहीं चाहिए. तो आईफोन 6 में ऐसा नहीं होता है. देयर इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन दोज वेज एंड दिस वेज. वो कंस्ट्रक्ट किया था, 2-3 महीने लगे थे तब. आई वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द थिंग. अभी आप स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ लो. ये आपने बोला डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल इन कॉन्टैक्ट, दैट इज ऑल. उसके अलावा आपने बोला कुछ नहीं करना, स्टेप्स लिख दो. स्टेप्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. ड्रॉ FBD. ये तो आपको पता ही है, FBD तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा. लेकिन इसमें भी थोड़ा आगे भी पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू द अदर ऑब्जेक्ट इन कंसिडरेशन इन कॉन्टैक्ट लिख दो. Second, include pseudo forces. Also, include pseudo forces also if contact surface is accelerating. Third, decide the resultant force. Decide the resultant force and the component of this force parallel to the surface. आपका संडे का शेड्यूल क्या है पता नहीं. आई वॉन्ट टू टेक अ क्लास ऑन संडे. अरे क्लास ऑफ हुई थी इसलिए बोल रहा हूँ मैं. मंडे को क्लास नहीं थी इसलिए मैं बोल रहा हूँ. एक संडे तो मुझे लेनी पड़ेगी. इस संडे ले लो या अगले संडे ले लो. अगले संडे को क्या है, मेरे को ढूंढने दो अगले संडे में. कुछ तो बात है. ये बात है मतलब. दो दिन तक गायब रहोगे आप राखी के लिए. आप टेंशन में आ जाओगे. तो राखी अभी 2 दिन मत छेड़ो मुझे. आई एम इन डीप सैडनेस, डिस्ट्रेस. चलो देखते हैं. फोर्थ पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. Direction of static friction is opposite to the above component. मतलब ये एग्जाम्पल मैं लेकर बता देता हूं. मान लो इंक्लाइन प्लेन है. और यहां ब्लॉक पड़ा है. आप इसको ऊपर पुल कर रहे हो F से. अब यहां पे म्यू भी है. अब इसको अगर आपको सॉल्व करना है, पहले आपने बोला वी विल ड्रॉ एन एफबीडी. आपने इसको साइड पे लाए, ड्रॉ किया एफबीडी एज इट इज. एम यहां है, एम जी नीचे ऐड कर रहा है, ये थीटा है, एन इधर है. अप्लाइड फोर्स इधर है. अब फ्रिक्शन आपको नहीं पता है, फ्रिक्शन भी एक्ट कर रही है लेकिन आपको नहीं पता किधर कर रही है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ.
ठीक है ना, कर तो इन्हीं दोनों में से एक सकती है, क्योंकि फ्रिक्शन एक्ट्स टेंजेंशियल टू द सरफेस, तो या तो ऊपर होगी या नीचे। अब ऊपर या नीचे डिटरमिन करने के लिए ये स्टेप मैंने आपको बताए हैं। इसमें आपने ये बोला कि हम पहले बॉडी लेंगे, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। अब हम पैरेलल टू द सरफेस एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, सारी फोर्सेस इधर रिजॉल्व कर देंगे। तो इधर आ गया क्या, mg sin थीटा, इधर आ गया mg cos थीटा, n का तो कोई कॉम्पोनेंट उधर है नहीं और f पहले ही उधर है, तो सब कुछ रिजॉल्व हो गया। अब आपने बोला कि नेट फोर्स क्या होगी अलोंग दिस पैरेलल लाइन, नेट फोर्स हो गई f माइनस mg sin थीटा, इतनी ही वैल्यू होगी फ्रिक्शन, ठीक है ना। आपने सीधा बोला फ्रिक्शन डज नॉट वांट दिस बॉडी टू मूव, इफ फ्रिक्शन डज नॉट वांट दिस बॉडी टू मूव एंड फ्रिक्शन कैन एक्ट ओनली दिस डायरेक्शन, सो फ्रिक्शन विल फर्स्ट सी कि नेट फोर्स लग कितनी रही है, ठीक है। mg sin थीटा मान लो नीचे लग रहा है 10 न्यूटन और आपने 10 से ओवरपुल कर लिया, तो वैसे ही बैलेंस है, फ्रिक्शन का करने की जरूरत नहीं, तो फ्रिक्शन 0 हो गई। अगर आप 11 से पुल कर रहे हो mg sin थीटा 10 है, तो नेट फोर्स ऊपर 1 लग रही है, तो फ्रिक्शन नीचे आ जाएगा। फ्रिक्शन विल ट्राई इट्स बेस्ट टू स्टॉप this body from moving. That means friction will try its best to keep this body in balance, equilibrium. ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन क्या है? Fs max जो पॉसिबल है, sin थीटा नहीं, इधर mu s n which is equal to mu s mg cos theta, because n is mg cos theta. ठीक है, this thing will make questions tricky eventually. वैल्यू डिटरमिन करना, नेट फोर्सेस फाइंड करना, देखना कि कितनी नेट फोर्स लग रही है, उतनी आपके पास फ्रिक्शन अवेलेबल है या नहीं। कोशिश करेंगे तो आप समझ जाओगे। अवेलेबल मतलब मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा है या वो कम है। मान लो, मैंने बोला मान लो, आपने बोला फ्रिक्शन इतनी एक्ट करेगी, ठीक है। अब f मैंने लगा दिया 200 और mg sin थीटा 10, तो 200 माइनस 10 हो गया 190, तो फ्रिक्शन की वैल्यू 190 होनी चाहिए। फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम ये है, इससे ऊपर नहीं लगेगी, कितनी लगेगी, ठीक है। अगर f20 होता, mg sin थीटा 10 होता, तो नेट वैल्यू 10 आ जाती। फ्रिक्शन आप देखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू अगर 20 आ जाती तो फ्रिक्शन 10 है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कैन बी एनीथिंग बिटवीन 0 टू मैक्सिमम वैल्यू, इट कैन नॉट बी बियॉन्ड मैक्सिमम, ठीक है, ठीक है। अब इस नॉलेज से आप काफी कुछ हैंडल कर सकते हो। दिस इज मोर और लेस ऑल अबाउट स्टैटिक फ्रिक्शन। एक दो चीजें और है वो देखो। अब आप ग्राफ देखो, ग्राफ आई विल लीव यू एट एग्जैक्ट 5, तो एग्जैक्टली 41 मिनट्स आपको स्पीड से सॉल्व करने पड़ेंगे क्वेश्चन। मेरे को सिर्फ एक ग्राफ बताना, एक पॉइंट बताना, उसके बाद आप क्वेश्चन ही करोगे आधा घंटा। आधे घंटे में मेरा टारगेट है कि आप एटलीस्ट 6 क्वेश्चन कर लो विद एन एवरेज ऑफ 5 मिनट्स ईच, ठीक है। उसके बाद आप टेस्ट दो। आसान क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 क्वेश्चन अगर आप करते हो तो कर लोगे, कर लो 6 क्वेश्चन कर लो। ग्राफ पहले ड्रॉ करो। ये ग्राफ है, देखो ये एक अगर ब्लॉक पड़ा है ऐसे, ये ब्लॉक पड़ा है ऐसे, इसके ऊपर आप अप्लाइड फोर्स लगा रहे हो कैपिटल एफ, इसका मास है m, म्यू एम म्यू एस स्टैटिक, तो mg नीचे लगेगा, n ऊपर लगेगा, f किधर लगेगा, पीछे, f fs ऑन द ब्लॉक इट इज बैकवर्ड्स, ठीक है, ठीक है। अब अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो ग्राफ मैं बता रहा हूं कि किन 2 चीजों में प्लॉट करना है। मैंने बोला कि अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स में ग्राफ आपको प्लॉट करना है। इस ग्राफ को ऐसा नहीं हो सकता है कि स्कूल वाले ना पूछें, 110% आएगा ये।
या तो आ जाएगा सीधा स्केच द कर्व, तो आप ड्रॉ कर दोगे ग्राफ, या फिर वो ग्राफ ड्रॉ करके देने के बोलेंगे एक्सप्लेन द कर्व, तो आप एक्सप्लेन कर दोगे। अब ये है क्या देखो, अगर आपने अप्लाइड फोर्स ये एफ आपने नहीं लगाई, जीरो रखी, तो फ्रिक्शन कितनी एक्ट करेगी? जीरो। तो जीरो, जीरो पे जीरो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब आपने F1 कर दिया, फ्रिक्शन कितनी होगी? 1, तो ये 1। F2 फ्रिक्शन 2, तो और आगे F3 फ्रिक्शन 3, ऐसे चलता जाएगा जब तक मैक्सिमम वैल्यू अटेन होती है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? म्यू एस एन। उसके बाद क्या होगा? नहीं, उसके बाद थोड़ा सा डिक्रीज होगा, फिर पैरेलल हो जाएगा। इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं यहां, ये पार्ट, ये क्या हुआ? ये हुआ एक्चुअल कर्व, ये है। प्रॉब्लम्स में ऐसा नहीं लिखा, न्यूमेरिकल्स आप इससे सॉल्व करोगे, या आप इसको एक बार समझोगे और छोड़ दोगे, ठीक है। एक्चुअली प्रैक्टिकली कैसा होता है? प्रैक्टिकली आई विल स्पेंड अ लिटिल टाइम ऑन दिस, पर एक्चुअली क्या फॉलो करोगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। पर हुआ क्या, ये देखो, आपने फोर्स लगानी शुरू करी, ब्लॉक नहीं मूव किया, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ती गई, ठीक है, बढ़ती गई। अब तो सम लेवल यहां पे म्यू एस। अब अप्लाइड फोर्स भी 10 न्यूटन है, फ्रिक्शन फोर्स भी 10 न्यूटन, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी 10 है। अब जैसे ही आप बढ़ाओगे अप्लाइड फोर्स, तो क्या होगा? आपने अप्लाइड फोर्स 10.1 किया, ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स थी मैक्सिमम 10। अब ब्लॉक मूव करना स्टार्ट हुआ। अब जब ब्लॉक मूव करना स्टार्ट हुआ तो मोशन स्टार्ट हो गई। नाउ देयर इज स्लिपिंग, ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज गॉन। नाउ व्हिच काइंड ऑफ फ्रिक्शन इज देयर? काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट इज जनरली लेसर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। अब मैंने बोला कि जैसे ही मोशन स्टार्ट हुई तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी कम हुई, क्योंकि अब ये फ्रिक्शन कौन सी है? काइनेटिक। तो ये वैल्यू है कितनी? म्यू के। बस इतनी सी बात है, और कुछ म्यू के इज स्लाइटली लेसर देन म्यू एस ऑलवेज। वैसे प्रैक्टिकली आप ऐसा सोचो, इट इज ऑलवेज टफर टू स्टार्ट द मोशन मार्क्स। अगर आपने कभी ट्राई किया, इट इज अ वेरी हेवी ऑब्जेक्ट, इट इज टफ टू स्टार्ट इट मार्क्स। वंस इट इज स्टार्टेड तो यू कैन इजीली पुश इट, क्योंकि जब तक वो स्टार्ट नहीं होता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगती है। स्टैटिक फ्रिक्शन लगती है, उसकी वैल्यू म्यू एस एन होती है, म्यू एस एन ज्यादा होती है। एक बार आप उसको ओवरकम कर लो तो स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी तो फिर वो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगी, काइनेटिक फ्रिक्शन कम होती है स्टैटिक से। तो ऐसा भी होता है, अगर आप इफ यू आर लॉट इनटू लॉट ऑफ हॉलीवुड मूवीज व्हिच आर क्वाइट मोर रियल देन बॉलीवुड मूवीज, तो और वैसे भी अगर आपने कार्टून ज्यादा देखे तो ऐसा होता है, पहले पुश करने के लिए 2 लोग चाहिए होते हैं, फिर जब पुशिंग स्टार्ट हो जाती है एक हट जाता है, तो एक अकेला ही पुश कर देते हैं। ऐसा भी हो सकता है। दिस इज एक्चुअल कर्व, बट न्यूमेरिकल्स में हम ऐसा नहीं लेते हैं। हम कैसा लेते हैं वो ऐसा है, वो भी लिख दो। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, उसके बाद आप क्वेश्चन करो। जनरली इन प्रॉब्लम्स ओनली वन म्यू इज गिवन, सिर्फ एक म्यू आपको दे देंगे। अब आपको वो नहीं पता चलेगा कि वो म्यू काइनेटिक है या स्टैटिक है। तो अगर एक ही म्यू दिया हुआ है, देन म्यू एस इज इक्वल टू म्यू के इज इक्वल टू म्यू। तो म्यू एस और म्यू के दोनों सेम हो गए उस केस में, मतलब जो म्यू आपको दिया होगा वो दोनों है। तो स्टैटिक की वैल्यू भी वही है, मतलब स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू भी वही है, काइनेटिक की भी वही है, ठीक है। तो उस केस में आप बोलोगे दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। हाँ जी, उसी पे आ रहे हैं। एक तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू भी म्यू एन हो गई और काइनेटिक वैल्यू फ्रिक्शन की वैल्यू भी म्यू एन हो गई, तो काइनेटिक और लिमिटिंग सेम हो गए, क्योंकि ये था लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखो
ये था, ये टॉप मोस्ट पॉइंट वाज लिमिटिंग फ्रिक्शन. दिस कर्व इज स्टैटिक एंड दिस लाइन इज काइनेटिक. यही होगा था ना यहाँ पे, आप फोर्स अप्लाई करते जाएंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ती जाएगी, एक टाइम पे लिमिटिंग होगी. लिमिटिंग होने के बाद स्लाइडिंग स्टार्ट होगी तो काइनेटिक एक्ट होगी. ठीक है, तो अब मैं ये कह रहा हूं कि जब म्यू ये म्यू और ये म्यू सेम हो गए तो ये दोनों लाइन सेम हो गई, तो ये काइनेटिक और लिमिटिंग सेम हो गए, और ग्राफ भी कैसा हो गया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो ग्राफ अब ऐसे बन जाएगा. Used for numerical problems. That is all. That is all I want to tell you on friction. Theory is over. हाँ? आगे एग्जाम्पल ही करने हैं, चिंता क्यों कर रहे हो? उसके अलावा फ्रिक्शन कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इट कैन बी द वर्स्ट नाइटमेयर ऑफ यू. अभी आपके लेवल पे ये समझना थोड़ा टफ है, पर अभी आप सोच रहे हो इसमें तो कोई बात नहीं है, मैं आराम से देख लूंगा. देखो ये जरा, ये क्वेश्चन करना नहीं है, सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ. आगे के क्लासेस में इसको टैकल करेंगे. मान लो ऐसे दो ब्लॉक्स हैं, आपने इसको पुल किया, अब यहां भी फ्रिक्शन है, यहां भी फ्रिक्शन है, तो अब आप फंस गए. अब ये भी हो सकता है कि दोनों एक साथ मूव करें राइट में, ये भी हो सकता है नीचे वाला तुम्हारे ऊपर वाला इसके ऊपर मूव करे. नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि एक साथ मूव करेंगे या सिर्फ ऊपर वाला स्लाइड करेगा? दिस प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व यूजिंग न्यूटन्स लॉ. यहाँ पे फंस जाओगे. यहाँ पे एक अलग फ्रिक्शन है F1, यहाँ अलग फ्रिक्शन है F2. अब आप फंस गए. अब आपने देखना पड़ेगा कि F2 की वैल्यू क्या है, F1 की मैक्सिमम वैल्यूज क्या है. इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यूज जब आपको पता चलेंगी तभी तो आप कुछ बोल पाओगे, नहीं तो बोल ही नहीं पाओगे. इसका थोड़ा सा अलग प्रोसीजर है सॉल्व करने का, विल सी दिस लेटर. अभी आप सिंगल सरफेस के क्वेश्चंस आप आज टेकअप करोगे, दो एक साथ जब आ जाते हैं वो अभी बाद में करेंगे. तो HCM में टुवर्ड्स एंड जो क्वेश्चन है वो आप नहीं करोगे, अराउंड 15 आप अटेम्प्ट कर सकते हो स्टार्टिंग से लेकर, इतनी नॉलेज से जितना आपको पता चल गया. बाकी आप आधा घंटा क्वेश्चन करोगे तो और यू विल स्टार्ट बिकमिंग मोर कंफर्टेबल इन फ्रिक्शन. ज्यादा टफ नहीं है HCM में, क्वाइट इजी फ्रिक्शन का जो क्वेश्चन करो. मान लो ये 10 kg का ब्लॉक है, मतलब मानना नहीं है ही 10 kg का. लो, आपने फोर्स लगा दी इधर 50 न्यूटन. होना था ऐसा 0.5 म्यू दिया हुआ है आपको. ये म्यू दिया हुआ है, कौन सा म्यू है? दोनों. अभी ऊपर लिखा आपने, अगर एक म्यू दिया तो दोनों होते हैं. अब करो नहीं स्टैटिक. फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक. तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है इस क्वेश्चन में? नहीं, वैसे क्या होती है जनरली, वो मैक्सिमम वैल्यू होती है. स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई वैल्यू नहीं होती है. स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग. आप बोलोगे हमें नहीं पता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है क्या वैल्यू होगी. लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू एस एन, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू के एन. ये स्कूल वाले पूछेंगे इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कॉम्पिटिशन में नहीं चाहिए ये. हाँ बताओ क्या किया. पहले आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, आपने स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो किया. नीचे क्या लगा 100, ऊपर आया क्या n. ठीक है, G10 लेना है हर बार क्लास में, G10 लेना है फ्रिक्शन. अब आपने बोला यहाँ पे अप्लाइड फोर्स क्या है 50, तो फ्रिक्शन कितना एक्ट करेगा, किधर एक्ट करेगा? पहले तो ये ऑपोजिट व्हाट, नहीं, impending motion. There can be problems where force is in different direction. For example, consider this. ये ब्लॉक है, आपने इधर फोर्स लगाई हुई है, ये एम का ब्लॉक है, नीचे एनजी लग रहा है. अब फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगी? फोर्स का उधर, एमजी का ऊपर. ऊपर कैसे? ये एफ के ऑपोजिट तो नहीं है, इंपेंडिंग मोशन के ऑपोजिट. एफ के ऑपोजिट बोलोगे गलत हो जाएगा. इस सिचुएशन में ठीक है,
क्योंकि 1D प्रॉब्लम आप हैंडल कर रहे हो, ये 2D है, यहाँ फंस गए। अब फ्रिक्शन ऐसे बोलोगे तो ये नॉर्मल हो जाएगी, होनी तो टेंजेंशियली चाहिए। तो इंपेंडिंग मोशन आपको देखनी पड़ेगी। अब ये ब्लॉक नीचे आना चाहता है, फ्रिक्शन उसको नहीं आने देगी नीचे, ये है बात। इंपेंडिंग मोशन, फाइन, विल गेट टू दिस, नोट करने की जरूरत नहीं, HCM में ऐसे बहुत प्रॉब्लम है। ये फ्रिक्शन किधर लगेगी ये बताओ, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट, एफ। पहले आप देखोगे स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, एफ एक्स मैक्स देखोगे, चेक करोगे कितना है, 0.5 इंटू 100 विच इज म्यू एस एन। आपने चेक किया, वो हो गया कितना, 50। अब आपने बोला हमारे पास अवेलेबल फ्रिक्शन 50 है, 50 से ज्यादा हम नहीं जा सकते, ठीक है, तो कितनी चाहिए? वो 0 to 50 कुछ भी हो सकती है। तो अब हमने देखा, अच्छा 50 इधर लगेगा तो इधर 50 लगा दो, तभी रुकेगा ये। तो आपने इसको रुकवा दिया और एक्सीलरेशन क्या होगी, ठीक है। अगर f की वैल्यू 51 हो जाती तब एक्सीलरेशन आ जाती, फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अगर f की वैल्यू 40 हो जाती तो फ्रिक्शन की भी 40 हो जाती, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अभी तक तो ठीक है, पहला क्वेश्चन किया आपने, और करो। लो थोड़ा सा एंगल पे लगाओ फोर्स इस बार, ये लो 40 न्यूटन एट एन एंगल 37 डिग्री, 10 kg का ब्लॉक पड़ा है नीचे, और यहाँ म्यू हाफ 0.5। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक, करो। G10 है, 9.8 मत लेने बैठ जाना। कितनी है, 0। क्या किया, पहले तो आपने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, नीचे लग रही थी 100, ऊपर आपने नॉर्मल लगा दिया, इधर क्या आ गया 40, ये एंगल है 37, तो इसका एक कंपोनेंट ऊपर आया कितना 24, और राइट में आया कितना 32। फ्रिक्शन अभी आपको नहीं पता किधर एक्ट करेगी, पहले तो हमने नॉर्मल निकाल लिया, कितना आया, कितना आया 76 न्यूटन, न्यूटन छोड़ो 76, ठीक है, नॉर्मल 76 हो गया। फिर आपने एफ एक्स मैक्स कैलकुलेट किया, कितना आया म्यू एस एन विच इज 38, ठीक है। अब आपने बोला कि ये जाएगा तो इधर इंपेंडिंग मोशन इधर है, तो फ्रिक्शन ऐड करेगी किधर, इधर एफ एस, और एफ एक्स मैक्स है 38, तो 38 नहीं अप्लाई करोगे आप 32, तो एफ एस विल बिकम 32। तो अवेलेबल वैल्यू आपको चेक हमेशा करनी पड़ेगी, आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन हमेशा चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि आप ऐसे सीधा नहीं बोल सकते हो। अभी आपने मान लो ये सब नहीं किया, आपने सिर्फ ये बनाया, आपने बोला इधर 32 होगा, फ्रिक्शन उधर लगेगी 32 करना। अब पहले आप देखोगे तो कि 32 अवेलेबल है या नहीं, अगर मैक्सिमम वैल्यू 30 आती तो 32 कैसे बचेगी, तो मैक्सिमम वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी हर बार। पहले आपने कैलकुलेट किया, अच्छा 38, तो 38 लगाओगे और देखोगे कितनी रिक्वायरमेंट, अगर रिक्वायरमेंट 38 से कम है तो उसमें लगा दो, 38 से ज्यादा है तो फिर 38 ही लगा दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बस बहुत बढ़िया बात है। अब एनसीईआरटी वालों का फेवरेट क्वेश्चन, फेवरेट, इट इज इजियर टू पुल अ बॉडी देन टू पुश अ बॉडी, व्हाई? देखो शॉपिंग कार्ट बना देंगे, क्या होती है
पुल करते हैं तो कांटेक्ट पुल ऐसे नहीं करते, पुल ऐसे करते, पुश करते हैं, पुश करते हैं तो फिर कांटेक्ट खत्म हो जाता है, कांटेक्ट खत्म हो जाता है किसके साथ? पुश करते हैं। आई हैव अ डाउट। देखो पुश पुल, difference between push and pull. This is one block. This is the same block. ध्यान से देख लो, यहाँ पे ये आएगा पेपर में, फिर आप बोलोगे आपने बताया नहीं हमें पेपर में क्या आएगा। ये एग्जैक्टली आएगा पेपर में, एग्जैक्टली 110%। हाँ नहीं, आंसर वन हो गया लेट। Let there be a block of mass m placed on the floor. Let mu s be coefficient of friction. सारा कुछ लेट करने के बाद फिर स्टार्ट करोगे आप एक एक डायग्राम ड्रॉ करना। उसके अलावा प्रोजेक्टाइल वाली डेरिवेशन यानी 100% जरूरी है, बिना उसके पेपर नहीं हो सकता स्कूल में। जो टाइम ऑफ लाइट और रेंज सब आपने डिराइव किया था, मैक्सिमम हाइट ये सब, वो 100% आएगा। बैंकिंग ऑफ रोड्स आएगा, जो सर्कुलर रोशन पढ़ोगे आप, अभी आपने पढ़ा नहीं, करवा दिया, खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, कोई बात नहीं। इधर देखो, इधर पुल मान लो इधर है और पुश ऐसे है। F4 से आपने पुश किया और F4 से आपने पुल किया, सेम ब्लॉक का मास m का और सेम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विद म्यू s। ठीक है, ये एंगल भी मान लो थीटा था और ये एंगल भी मान लो थीटा था। ठीक है, ठीक है, मैं सिर्फ कंपेयर कर रहा हूं कि व्हाट विल बी इजियर। इजियर का क्या मतलब होता है? कम फोर्स में मूव हो जाए ब्लॉक, वो आसान है। ठीक है ना, ऑब्वियसली। ठीक है, अगर आप पुश कर रहे हो उसमें कम फोर्स रिक्वायर्ड है टू मूव द ब्लॉक, या आप पुल कर रहे हो उसमें कम फोर्स रिक्वायर्ड है टू मूव द ब्लॉक। दैट इज व्हाट वी आर हियर टू फाइंड आउट। अब आपने बोला कि देखो इधर फोर्स लग रही है क्या, एफ कॉस थीटा, और इधर भी लग रही है क्या, एफ कॉस थीटा। एफ साइन थीटा इसमें ऊपर लग रही है और इसमें नीचे लग रही है। पहली बात तो आपने बोला नॉर्मल, यहां क्या हो गया, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। यहां नॉर्मल क्या हो गया, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, फिर आपने बोला देखो ऐसा है कि फ्रिक्शन मैक्स इज म्यू एस इन, विच इज म्यू एस इनटू एम जी प्लस एफ साइन थीटा हियर, एंड हियर इट इज एम जी माइनस व्हाट, एफ साइन थीटा हियर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, पक्का? ठीक। अब आपने बोला कि राइट हैंड टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स, एफ कॉस थीटा ही फोर्स इधर है, मतलब पुलिंग फोर्स, इसमें बोला पुशिंग फोर्स इन पॉजिटिव एक्स is f cos theta, और इधर पुशिंग फोर्स, पुलिंग फोर्स इन पॉजिटिव x is also f cos theta। तो पुलिंग फोर्स सेम है, मतलब जो पॉजिटिव x में फोर्स लग रही है वो सेम है, लेकिन इसमें फ्रिक्शन ज्यादा है और इसमें फ्रिक्शन कम है। देखो एक्चुअली हुआ क्या, एक्चुअली हुआ ये, अगर आपको वैसे फिजिकली सोचना हो तो एक ब्लॉक यहाँ पड़ा था, अगर आप उसको पुल कर रहे हो तो आप नॉर्मल कम करते जा रहे हो, क्योंकि एक कंपोनेंट तो नॉर्मल को भी कम कर रहा है, एनर्जी को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, व्हेन यू आर पुलिंग समथिंग यू आर एक्चुअली बैलेंसिंग अ पार्ट ऑफ द वेट। ठीक है, तो नॉर्मल कम हो गया तो म्यू एस एन भी कम हो गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन आपने कम कर दी, एन कम करके। फ्रिक्शन दो ही चीजों पर डिपेंड करता है, म्यू एस और एन, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू दो चीजों पर डिपेंड करती है, म्यू एस आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि मटेरियल तो वही है कांटेक्ट में, एन आप कम ज्यादा कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते।
ठीक है। अब आपने बोला कि अगर हम किसी चीज को पुल करते हैं तो mg का कुछ पार्ट हमने बैलेंस कर दिया, बाकी पार्ट नॉर्मल बैलेंस किया, तो नॉर्मल कम हो गया, फ्रिक्शन कम हो गई, ठीक है। अब उसको पुल करना आसान है, मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन आपने कम कर दी। जब आप पुश कर रहे हो तो आपने और प्रेस कर दिया उसे नीचे, mg पहले ही नीचे लग रहा था, अब आपने और बढ़ा दिया उसे तो m और बढ़ गया, तो फ्रिक्शन फोर्स भी और बढ़ गई, तो अब उसको पुश करना टफ है। दैट इज ऑल। So it is easier to pull a body than to push a body always, because friction here is lesser, friction here is more, because you have increased time here and you have decreased time. ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छी बात है। ये एग्जैक्टली मतलब विद एडिशन ऑफ सम इंग्लिश लिख देना आप पेपर में। इंग्लिश आपको खुद देखनी पड़ेगी, सब बताना पड़ेगा। लेट दिस बी ब्लॉक केप्ट ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, तब फ्रिक्शन हो जाता म्यू एम जी, तो इससे तो ज्यादा ही होता। दोनों में क्या होता? नहीं, पुश और पुल एट एन एंगल, दिस इज व्हाट दे मीन। तब तो फिर उस केस में कोई फर्क नहीं है। व्हाट इज सेइंग कि अगर ऐसे कर रहे होते हैं, ये ब्लॉक है, इधर से हमने पुल कर लिया, और ये ब्लॉक है, इधर से हमने पुश कर दिया, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है। सीजर इज एक्चुअली सिमिलर, दे विल मीन दिस। वो बताएंगे नहीं कि एट एन एंगल, लेकिन वो उनका मतलब यही है, ठीक है। आगे बोला सेम ही तो बात है, ऐसे बेवकूफ की बना रही है। ये ठीक है ना? आप क्वेश्चन करो आगे। कॉपी कर लिया या चाहिए टाइम और कॉपी करने के लिए? कर लिया, बहुत अच्छी बात। सोलह मिनट बचे हैं, 4 क्वेश्चन करने हैं आपने। क्या ये लो, फटाफट क्वेश्चन करते जाओ। ये है ब्लॉक 10 kg का, इधर लग रहा है 51 न्यूटन। म्यू दिए हुए हैं, म्यू एस भी दिया हुआ है हाफ, और म्यू के भी दिया हुआ है 0.3। ये 10 kg है। फाइंड एक्सेलरेशन। हाँ जी, क्या किया? हाँ जी, पहले आपने एप्टीट्यूड ड्रॉ किया। आई एम स्टिल नॉट वेल बट आई कैन नॉट अफोर्ड टू लीव मोर क्लासेस। एक तो संडे के दिन आपको क्लास, अगर आपको बोलो क्लास है, आप ऐसे दिखते हैं। आप बोलो संडे को क्लास है, ऐसा लगता है अगर दोबारा बोलो तो ऐसे मारोगे। ठीक है, 51 फोर्स लग रही थी, नीचे 100 है और ऊपर नेट n है। अब फ्रिक्शन किधर लगेगी? इस कौन सी? लेफ्ट। एफ की मैक्सिमम वैल्यू आपने चेक करी, कितनी है? 50 न्यूटन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इसको रोक तो पाता नहीं, तो नहीं रोक पाया तो लगा ही नहीं स्टैटिक, मतलब लगा मैक्सिमम वैल्यू तक लगा, लेकिन जैसे ही स्लाइड हुआ तो फिर क्या लगने लग गया? काइनेटिक। तो पीछे लगा फिर एफ के विच इज 30। तो ए आ गया कितना? 51 माइनस 30 बाय 10। AX is सिग्मा FX by M। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 2.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक इंटरेस्टिंग बात देखो, इस ब्लॉक में सिर्फ एक्स एक्सिस में फोर्स लगा के 2.1 से कम एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। अगर आप 50 न्यूटन लगाते तो ये मूव ही नहीं करता, ठीक है। आपने 51 लगाया तो 2.1 से मूव करे, नहीं? ये समझ रहे हो आप क्या हो रहा है यहां? अगर आप 50 लगाते तो स्टैटिक एक्ट करता और मैक्सिमम वैल्यू 50 हो जाती, एक्सेलरेशन 0 हो जाती।
आप 50.1 लगाओगे, मतलब मान लो आप 1 न्यूटन से कम फोर्स नहीं बढ़ा सकते हो, मिनिमम इंक्रीमेंट इज 1 न्यूटन, तो आपने 50 लगाया तो नहीं मूव किया, 51 लगाया तो 2.1 से मूव किया, तो मतलब 0 से 2.1 के बीच कोई एक्सेलरेशन नहीं है पॉसिबल। तो ऐसा पूछ लेते हैं वो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज नॉट पॉसिबल। फोर्स लगाएंगे ही नहीं, आपको लगेगा ये कैसी अजीब सी बात है, ये क्या पूछ लिए, एक ब्लॉक पड़ा है यहाँ, दोनों म्यू दिए हैं, बोलेंगे कि वी कैन ओनली अप्लाई फोर्स इन एक डायरेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेलरेशन वैल्यूज आर नॉट पॉसिबल। अप्लाई नहीं करेगी तो ये फोर्स है ही नहीं, बस ऐसे दे दिए क्वेश्चन ऐसे। अब आपने बोला ये क्या, कोई भी एक्सेलरेशन हो सकती है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो आपको दिख जाएगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से 50 तक है, तो 50 तक अगर हम फोर्स लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा, और जैसे ही हमने थोड़ा सा आगे पास किया 50 को, तो काइनेटिक एक्ट करेगी, तो जो भी ये वैल्यूज होंगी 0.5, 1, 1.5 these are not possible, सीधा 2 से थोड़ी ज्यादा पॉसिबल है या 0 पॉसिबल है, इसके बीच की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको थोड़ा सा अजीब लगता है तब, लेकिन इफ यू आर एबल टू सॉल्व अराउंड 200 क्वेश्चन ऑन दिस चैप्टर यू आर फाइन। 12 मिनट बचे हैं, 3 क्वेश्चन बचे हैं, एकदम सही एवरेज चल रहा है, क्वेश्चन करो। लो, ये क्वेश्चन में आपने बोला ये है ब्लॉक 10 kg, इधर आपने 100 न्यूटन लगा दिया, ये ग्राउंड पे पड़ा था, म्यू दिया हुआ है, म्यू एस इज 0.5, what should be the force vertically what should be the force vertically applied on the block so that it does not move? क्या ऊपर से कितनी फोर्स लगाएं ब्लॉक पे ताकि ये मूव ना करे? ये 100 तो लगा ही रहे हैं, अगर आप ऊपर से 50 लगाओगे तो नॉर्मल लगा देंगे, नॉर्मल हो जाएगा, 150 हो जाएगा, तो म्यू एफएस की वैल्यू मैक्सिमम क्या देगी? क्या मिलता है तो मूव हो जाएगा कितना 200 होगा तो नॉर्मल क्या हो जाएगा 300, और एफएस मैक्स क्या हो जाएगा 150, उतना तो चाहिए 100 है। देखो एक्चुअली आपने बोला कि ऊपर से जो फोर्स लगे उसको एफ रहने दो, ठीक है, आपने फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाया, आपने बोला जो ऊपर से फोर्स लग रही है उसको एफ रहने दो, ऊपर से आपने एफ लगा दी, इधर तो 100 लगी रही थी और इधर 100 न्यूटन वेट भी लग रहा था और एन यहां लग रहा था, तो एक इक्वेशन तो आ गई एन इज इक्वल टू 100 प्लस एफ। दूसरा आपको चाहिए कि एफ एस इसको बैलेंस कर ले, मतलब यू रिक्वायर दैट एफ एस शुड बी 100 एंड एफ एस इज म्यू एस एन, दैट मीन्स एन शुड बी 200, इसको आप यहां पुट करो तो n should be 200, this implies f should be 100। सिंपल बात ये है, देखो आप 100 से राइट में पुल कर रहे हो, आपको इसको मूव नहीं करना, मतलब फ्रिक्शन लेफ्ट में 100 होनी चाहिए, फ्रिक्शन लेफ्ट में 100 होनी चाहिए, तो म्यू आपको दिया हुआ, तो नॉर्मल कितना होना चाहिए 200, 100 तो अभी है नॉर्मल, अब जितनी आप फोर्स ऊपर से लगा रहे हो उतना नॉर्मल बढ़ता रहेगा, 200 हो गया तो फिर 200 हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? एडवांस का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ फ्रिक्शन एडवांस लेवल। आगे आप क्वेश्चन करो, 2 क्वेश्चन और करने हैं, अभी टाइम है। लो थीटा एंगल है, एक ब्लॉक है मास m का और म्यू आपको दिया हुआ है, बस म्यू दिया हुआ है। अब ये कौन सा है आप देखो, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज एनसीईआरटी इज कंसर्न्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे एक क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, क्या क्वेश्चन आता है वो पूछ लेना अगर मैं बताना भूल जाऊं तो। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन
is increased slowly. धीरे धीरे आपने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ाया. Find the angle at which the block just starts moving. That is all. बताओ. आपने बोला कि ये ऐसे ही क्लाइंट था, पहले ऐसे बढ़ा था, इसका आप एंगल ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं और इसको ब्लॉक भी बढ़ाए, तो इसका एंगल जैसे बढ़ाते जा रहे हैं. वो एंगल बताओ जिसपे स्लाइड होना स्टार्ट हो जाए. फ्रिक्शन है, अब पहले नहीं होती. हो गया? क्या किया बताओ? इसका एफबीडी ड्रॉ किया, इधर लगा mg sin थीटा, इधर लगा mg cos थीटा, ऊपर n और फ्रिक्शन राइट साइड ऊपर, मतलब फ्रिक्शन. फ्रिक्शन should be mg sin theta. For that, so that it just starts moving. Just moving में क्रिटिकल केस इंक्लूड करते हो आप. मैंने आपको पहले भी बताया. देखो आप ये बोलते हो कि अभी ये मूव नहीं करा, अभी मूव नहीं करा, अब मूव करना स्टार्ट हुआ, तो आप वो एंगल से जस्ट छोटा एंगल ले लो, तो क्रिटिकल केसेस इंक्लूडिंग इन योर एनालिसिस, क्योंकि आप ऐसा एनालाइज नहीं कर पाते ना. आप बोलोगे देखो जब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू mg sin थीटा के इक्वल हो जाए तब तक तो ये मूव नहीं करेगा, उससे थोड़ा सा एंगल बढ़ाओ फिर मूव करेगा. तो वो थोड़ा सा एंगल छोड़ो, आप लास्ट केस ले लो. आपने बोला अब हम वो केस ले रहे हैं जब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम mg sin थीटा के इक्वल हो गई. अब इक्वल हो गई तो अब आप थोड़ा सा भी बढ़ाओगे तो mg sin थीटा बढ़ जाएगा, फिर मूव कर जाएगा. तो अभी थोड़ा सा नहीं बढ़ाएंगे, पहले इक्वल कर देंगे, वो क्रिटिकल केस है. तो आपने इक्वल कर दिया. अब आपने बोला दिस शुड बी f एंड दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, म्यू s n. क्रिटिकल केस में स्टैटिक फ्रिक्शन शुड बी mg sin थीटा, उससे थोड़ा सा आप बढ़ाओगे तो mg sin थीटा बढ़ जाएगा, mg sin थीटा बढ़ जाएगा तो f अब उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा और फिर वो मूव कर जाएगा. तो अब आपने बोला n की वैल्यू क्या है, म्यू एस छोड़ो, म्यू रहने दो, क्या है mg cos थीटा. तो mg कैंसिल हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू आ गया, तो म्यू थीटा आ गया क्या, tan इनवर्स म्यू. दिस इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड आर्क tan. अगर आपको यूरो वगैरह पढ़ रहे हो वहां पे आर्क आ गया तो आर्क साइन, आर्क tan, आर्क कॉस, दैट मींस कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स, tan इनवर्स. दैट इज ऑल. इट इज जस्ट अनदर वे ऑफ सेइंग. बहुत पहले पुरानी बुक्स में जो येलो पेजेस वाली बुक है उनमें आर्क tan लिखा होता था पहले. नाउ यू हैव अ लॉट ऑफ डिजिटल मीडिया. जब हम लोग पढ़ते थे तो कुछ नहीं होता था, बुक ही पढ़नी पड़ती थी. अब तो आप ऐसे सेल फोन पे, टैबलेट, पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते. ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. बहुत अच्छी बात है. दिस एंगल हैज अ स्पेसिफिक नेम, लिख दो. दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन.
ये वो स्कूल वाले पूछेंगे व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, अब आपको ये बताना पड़ेगा। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। डेफिनेशन लिख दो इसके आगे, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। डेफिनेशन लिख दो, द एंगल ऑफ द प्लेन टू द हॉरिजॉन्टल, द एंगल ऑफ द प्लेन टू द हॉरिजॉन्टल, द एंगल ऑफ द प्लेन टू द हॉरिजॉन्टल when the body just begins to slide, the angle of the plane to the horizontal and the body just begins to slide is called angle of friction. ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। लास्ट क्वेश्चन करो, एडवांस्ड, 3 पार्ट, एकदम बढ़िया, आसान आसान है, ज्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करो। ये है इंक्लाइन प्लेन, एंगल इज 37 डिग्रीज, दिस इज फिक्स्ड, ये इधर उधर मूव नहीं कर सकता, ये फिक्स्ड है। यहां पे एक ब्लॉक है 10 kg, म्यू इज 0.5, ऊपर फोर्स लग रही है एफ छोड़ो 75 न्यूटन। फर्स्ट पार्ट इज फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। करो, पहले फर्स्ट पार्ट ही करो। जीरो, कुछ और आंसर नहीं आया? आपका तो नहीं आया, मतलब किसी और? हाँ जी, आएगा कुछ आंसर? 3.5 क्या किया बताओ? ये ब्लॉक है, अब पहले तो mg sin थीटा इधर लगेगा, कितना लगेगा? कितना? 60। mg sin थीटा 60 हो गया, mg cos थीटा क्या हो गया? हाँ 80 mg cos थीटा हो गया, नॉर्मल भी 80 हो गया फिर, ठीक है। और ऊपर फोर्स लग रही है कितनी? 75। अब आप बताओ क्या कैसे क्या कह रहे हो? फ्रिक्शन किधर लगेगी? इधर या इधर? इधर मतलब नीचे या ऊपर? नीचे। कितनी? एफएस, पहले एफएस मैक्स चेक करो कितना है? म्यू एस एन मतलब हाफ इंटू 80 मतलब 40 न्यूटन। 40 न्यूटन आपके पास अवेलेबल है। अब लगेगी कितनी? 40। क्यों? तो नीचे 60 भी तो है। नेट फोर्स किधर है? ऊपर। कितनी? नहीं, नेट फोर्स ऊपर नहीं है 75, एक फोर्स ऊपर है 75, एक फोर्स नीचे 60। नेट फोर्स किधर है? 15 ऊपर। तो फ्रिक्शन किधर लगेगी?
15 नीचे। आपको बोला वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉडी, स्टॉप द बॉडी। आपको स्टॉप करवानी है। आपने बोला ऊपर 75 है, नीचे भी 75 अगर हो जाए तो स्टॉप हो जाएगी। तो नीचे 60 ऑलरेडी है तो 15 और लगा दो, और है तो यही 40। ठीक है, तो Fs 15 हो गया, तो एक्सेलरेशन क्या आ गई? 3.5 सारा लगा दिया आपने, मतलब 40 का 40 नीचे लगा दिया। तो 40 नीचे लगा दिया तो फिर मतलब स्टैटिक काइनेटिक में कोई लेना देना ही नहीं। आज का पूरा लेक्चर बर्बाद। आपने बोला देखो देखो स्टैटिक तो 40 होता है, छोड़ो सेल्फ एडजस्टिंग छोड़ो, 40 मेन बात है। वो हमने कैलकुलेट किया है तो कहीं तो लगाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बोलते हैं अब मैंने ये कर लिया तो मैं कुछ तो करूंगा। कुछ लोग 10th स्टैंडर्ड का लैंग्वेज का एग्जाम देने जाते हैं, एक दो ऐसे रट लेते हैं, बोलते हैं मैं ये ऐसे रट के आऊंगा लिखूंगा तो यही। आप कुछ भी पूछो, मैं तो ये लिखूंगा ऐसा। बी पार्ट बताओ, कितने लोगों को ये समझ नहीं आया? ए पार्ट देखो, फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम तब लगानी होती है जब जरूरत पड़े। अभी नहीं पड़ रही है। अभी आपने बोला कि 60 नीचे लग रहा है, 75 ऊपर लग रहा है, हमको सिर्फ पकड़ना चाहिए स्टॉप करने के लिए, हमने नीचे लगा दिया 15। ये फ्रिक्शन की वैल्यू होगी। ठीक है, बस ये वैल्यू मैक्सिमम से कम होनी चाहिए, दैट इज ऑल। ठीक है, वो ऊपर क्वेश्चन नहीं पड़ा। ऐसे थोड़ी है कि अब निकाल ले तो हर एक में वही लगाना, ये भी वही बात है। बी पार्ट 3 पार्ट आपको करने हैं, सेकंड पार्ट करो, आसान है सारे पार्ट। एक आपने कर लिया तो सब आसान है। हाउ मच फोर्स should be added to (75) to just move the block up the incline। आपको ब्लॉक ऊपर खींच के लेके जाना है, 75 में कितना और होना चाहिए? तो आपने बोला देखो ये ब्लॉक था 60 तो पहले ही नीचे लग रहा था, फ्रिक्शन भी आपने डिटरमिन कर ली नीचे लग रही है, और ये फोर्स ऊपर लग रही है। अब अगर फ्रिक्शन मैक्सिमम लग जाए 40 तो ये फोर्स कितनी होनी चाहिए? 100, और अभी कितनी है? 75, तो 25 न्यूटन शुड बी एडेड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सी पार्ट कर दो। अगर आप सी पार्ट कर रहे हो तो आज का क्लास आपको आता है, और आप 15 से 20 क्वेश्चन भी कर सकते हो HC और बाकी। ये कर दो। व्हाट मिनिमम फोर्स should, what minimum force by which 75 Newton should be replaced, so that the block does not move। ऐसा है क्या? ये 60 नीचे लग रहा है। अब बोला कि ऊपर कितना लगे, सो दैट इट स्टिल डज नॉट मूव। मिनिमम वैल्यू बताओ। नॉट सो सिंपल। एक मुझे आंसर करो। आपने मिनिमम वैल्यू का आंसर दिया 60। अगर ऊपर 50 लग रही है, मान लो ये 50 लग रही है, तो ये मूव कर जाएगा? नहीं। फ्रिक्शन भी तो है 40 आपके पास अवेलेबल, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा फिर, मतलब 10 नहीं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? फ्रिक्शन की डायरेक्शन फिक्स नहीं है, फ्रिक्शन नीचे लगे ऐसा नहीं बोला हमने। देखो आपने ये बोला था, फर्स्ट पार्ट में 75 ऊपर लग रहा था, 60 नीचे लग रहा था। आपने बोला नेट है 15 ऊपर। जब नेट 15 ऊपर आ गया उसके बाद आपने बोला कि फ्रिक्शन नीचे लगेगा 15। ठीक है, फिर अगर ये 60 होता है, ये 60 होता है, 60 हो जाता। अगर ये 50 हो जाता है, 60 होता तो नेट नीचे हो जाता, तो फ्रिक्शन लगता ऊपर।
ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन कैन आल्सो चेंज, मैग्नीट्यूड कैन आल्सो चेंज। आपके पास अवेलेबल 40 है वो आप पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। अब आपने बोला है कि देखो 6 से नीचे लग रहा है, इधर अगर हम 40 लगाएंगे तो फ्रिक्शन ऊपर लगना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन को जीरो करनी पड़ती है। तो ऊपर लगेगा 40 इधर है, पहले 20 और लग जाएगा, तो ये भी ठीक है। तो फ्रिक्शन ऊपर लगा दो मैक्सिमम, कितना लगेगा 40, फ्रिक्शन मैक्सिमम 40 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? हाँ जी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? दैट इज ऑल। आई विल नॉट